हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत अब तक हम देख चुके हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य विस्तार के दौरान मैसूर राज्य को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मराठा राज्य की। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से मराठा राज्य का उदय होता है और किस तरह से अंग्रेजों के और उनके मध्य संघर्ष होते हैं और फिर अंग्रेज मराठा साम्राज्य को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मराठा राज्य, बात करें अगर मराठा राज्य की तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तो मराठा राज्य के जो पूर्वज थे वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित माने जाते हैं। मेवाड़ पर जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तो जो इनके पूर्वज थे सज्जन सिंह, वो मेवाड़ छोड़कर महाराष्ट्र पलायन कर जाते हैं। सज्जन सिंह की 5वीं पीढ़ी में उग्रसेन होते हैं। इसके पश्चात कर्ण सिंह तथा शुभकर्ण होते हैं। आगे देखते हैं, शुभकर्ण के जो पौत्र थे वो बालाजी थे। बालाजी के दो पुत्र होते हैं, एक होते हैं मालोजी और दूसरे होते हैं बिठोजी। दोनों क्या थे, बेलूर जो इलोरा का इलाका था वहां पर कृषि कार्य करते थे। मालोजी लघुजी यादव या जो सिंहखेड़ के जागीरदार थे उनके अंगरक्षक थे। मालोजी जो थे वो लघुजी यादव एक व्यक्ति थे जो सिंहखेड़ के उस टाइम में जागीरदार थे, उनके अंगरक्षक का कार्य करने लगे थे। मालोजी के पुत्र शाहजी होते हैं जो कि शिवाजी के पिताजी थे। शाहजी अहमदनगर के सुल्तान के संरक्षण में चले जाते हैं। मालोजी तो लघुजी यादव के अंगरक्षक थे। जब शाहजी बड़े होते हैं तो वो जो अहमदनगर था, अहमदनगर के सुल्तान के संरक्षण में चले जाते हैं, यानी कि वहां जाकर नौकरी कर लेते हैं। मलिक अंबर जो उस समय अहमदनगर का वजीर था वो उनको अपनी सेना में रख लेता है और पुनः सुपा की जागीर उनको प्रदान करता है। 1605 ईस्वी में शाहजी का विवाह लघुजी यादव की पुत्री जीजाबाई से होता है। 1620 में शाहजी जहांगीर की सेवा में चले जाते हैं, मतलब वो अहमदनगर छोड़ देते हैं और जहांगीर की सेवा में यानी कि मुगल दरबार में चले जाते हैं और वहां जाकर उमरा वर्ग में शामिल हो जाते हैं। 1629 ईस्वी में शाहजी पुनः अहमदनगर आ जाते हैं। 1630 ईस्वी में शाहजी शाहजहां के यहाँ मुगलों की सेवा में चले गए। फिर जब शाहजहां शासक बनता है तो शाहजी पुनः मुगलों की सेवा में चले जाते हैं। शाहजहां उन्हें 5000 का मनसब प्रदान करता है, लेकिन 1632 ईस्वी में वो पुनः अहमदनगर आ जाते हैं। आगे क्या होता है, 1632 ईस्वी में यानी कि इसी टाइम पे सुल्तान मुर्तजा प्रथम की हत्या हो जाती है। जो अहमदनगर का सुल्तान था उसकी हत्या हो जाती है। शाहजी क्या करते हैं, उसका जो पुत्र था मुर्तजा द्वितीय, उसको सुल्तान घोषित करते हैं और स्वयं उसके संरक्षक बन जाते हैं। 1634 से 36 में शाहजी और मुगलों के मध्य संघर्ष होता है। शाहजी क्या मतलब अहमदनगर और मुगलों के मध्य जब संघर्ष होता है उसमें शाहजी पराजित हो जाते हैं। शाहजहां से समझौता किया जाता है और अहमदनगर शाहजहां को सौंप दिया जाता है। अहमदनगर शाहजहां को सौंपने के बाद शाहजी बीजापुर के सुल्तान के यहाँ चले जाते हैं, यानी कि उसके वहां जाकर नौकरी कर लेते हैं। आगे देखते हैं, जब ये बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर लेते हैं तो उसके बाद ये कर्नाटक का अभियान करते हैं जिसे इक्केरी विजय कहते हैं, जो 1637 ईस्वी में करते हैं। फिर शीरा की विजय करते हैं 1639 ईस्वी में। फिर बंगलौर विजय करते हैं 1640 ईस्वी में। इन सबसे प्रसन्न होकर जो बीजापुर का सुल्तान था वो इन्हें 4 लाख की जागीर प्रदान करता है और बंगलौर का अधीनस्थ शासक नियुक्त कर देता है। 1648 ईस्वी में क्या होता है, बीजापुर का जो सुल्तान था वो शाहजी को बंदी बना लेता है। अब होता क्या है कि मतलब पहले वो उनको जागीर प्रदान कर रहा है, फिर बंगलौर का अधीनस्थ शासक नियुक्त कर ले रहा है और फिर उसके बाद उन्हें कैद कर ले रहा है। तो होता क्या है, 1643 ईस्वी में शिवाजी जो शाहजी के पुत्र थे वो कोंडाना विजय करते हैं कि कोंडाना के किले को जीत लेते हैं, जिससे बीजापुर का सुल्तान नाराज हो जाता है कि मतलब उसके पिता उसके वहां नौकरी करते हैं और बेटा अपना वहां पर जो किले थे उनको जीतने में लगा था। तो इस वजह से नाराज होकर जो बीजापुर के सुल्तान थे वो शाहजी को बंदी बना लेते हैं। 1649 में उनको रिहा कर दिया जाता है क्योंकि शिवाजी कोंडाना का दुर्ग छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है आगे, 1663 ईस्वी में बैदनूर क्षेत्र की विजय से जब ये वापस आ रहे थे तो रास्ते में ये शिकार करते समय घोड़े से गिर जाते हैं और घोड़े से गिरकर इन्हें चोट लग जाती है। उसी के कारण 1664 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो पुनः सुपा की जागीर थी वो शिवाजी को मिल जाती है, जिन्हें बाद में ये विस्तृत मराठा साम्राज्य में बदल देते हैं। आगे देखते हैं, जो शाहजी थे शिवाजी के पिता, उनके वंशजों की अगर बात करें तो शिवाजी और संभाजी तथा वेंकोजी इनके 3 पुत्र थे। तो जो पहले पुत्र थे शिवाजी और संभाजी वो जीजाबाई के पुत्र थे।
उसके बाद जो व्यंक्योजी या एकोजी थे वो तुकोबाई मोहिते जो इनकी दूसरी पत्नी थी उसके पुत्र थे। जो संभाजी थे शिवाजी के भाई 1654 ईस्वी में जब पौलीगर का युद्ध होता है अप्पा खां से, युद्ध करते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। पौलीगर का जो युद्ध था वो बीजापुर और जो अप्पा खां थे उनके मध्य होता है। इस युद्ध में क्या था, अफजल खां जो बीजापुर का सेनापति था वो सहायता के लिए सेना नहीं भेजता और इसी वजह से जो शाहजी का पुत्र संभाजी था उसकी मृत्यु हो जाती है। शाहजी ने इसी समय पर कहा था कि अफजल खां मनुष्य नहीं बल्कि विषैला सर्प है। आगे देखते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में कि शिवाजी का किस तरह से उत्थान हुआ। तो छत्रपति शिवाजी की अगर बात करें तो इनका जन्म 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। इनकी पत्नी का नाम सईबाई था और इनके जो गुरु थे उनका नाम समर्थ रामदास था। इनके संरक्षक की अगर बात करें तो दादाजी कोंडदेव इनके संरक्षक थे जो कि इनके पिता शाहजी के मित्र थे। इनके प्रारंभिक अभियान की बात करें तो बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध ही इन्होंने पहला अभियान किया था और इसी बीजापुर के अंतर्गत इनके जो पिताजी थे वो कार्य किया करते थे। अगर शिवाजी की विजयों की बात करें तो 1643 ईस्वी में ये सिंहगढ़ का किला विजित करते हैं जो कि इनके द्वारा जीता गया प्रथम किला था। 1646 ईस्वी में तोरण तथा राजगढ़ का किला जिसे मुरुम्बगढ़ का किला भी कहते हैं उसे जीतते हैं और 1647 ईस्वी में कोंडाणा विजय करते हैं जिसकी वजह से इनके पिता को बंदी बना लिया जाता है। 1648 ईस्वी में चाकन की विजय करते हैं। 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला विजित करते हैं। 1656 में जावली की विजय करते हैं यानी कि जुन्नार का किला विजय करते हैं। 1657 ईस्वी में पहली बार इनका मुगलों से आमना सामना होता है यानी कि मुगल कौन था उस टाइम पे, औरंगजेब था। तो 1657 में पहली बार मुगलों से इनका मुकाबला होता है। 1657 में ही ये कोंकण विजय करते हैं। आगे देखते हैं अफजल खां से संघर्ष। अफजल खां आप जानते हैं कि कौन था, कि वो बीजापुर का वजीर था। तो अफजल खां से संघर्ष की बात करें तो 1659 ईस्वी में बीजापुर शासक ने शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए अफजल खां को भेजा था। अफजल खां ने गले मिलने के बहाने हत्या का प्रयास किया। शिवाजी ने अपने बघनक या फिर कटार से उसको मार डाला। इसके बाद जब उसको मारने के बाद शिवाजी ने सैनिक दरबार भी वहीं पर किया था। इसके बाद होता है शाइस्ता खां के साथ संघर्ष। तो 1660 ईस्वी में शाइस्ता खान क्या था, मुगल सूबेदार था, यानी कि दक्षिण का मुगल सूबेदार था। 15 अप्रैल 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां पर आक्रमण करते हैं। ये शाइस्ता खां का इसमें अंगूठा कट जाता है, उसका जो पुत्र होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब ने अपने पुत्र मुअज्जम को दक्कन का सूबेदार बनाया और शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया था। इस बात से अप्रसन्न होकर औरंगजेब क्या करता है कि जो मुअज्जम उसका पुत्र था उसको दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजता है और जो शाइस्ता खां पहले दक्षिण का मुगल सूबेदार था उसको बंगाल का सूबेदार बना देता है। आगे देखते हैं सूरत की प्रथम लूट ये करते हैं। गवर्नर उस टाइम पे इनायत खां होता है सूरत का। 8 जनवरी 1664 ईस्वी को ये सूरत को लूटते हैं। यहाँ से 1 करोड़ रुपया प्राप्त करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब ये आक्रमण करते हैं या सूरत को लूटते हैं तो सूरत में अंग्रेजी और डच कोठियाँ भी थीं। तो डच और अंग्रेजी कोठियों को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। उस समय अगर अंग्रेजी कोठी के अध्यक्ष की बात करें तो वो जॉर्ज ऑक्सडाइन था। इसके बाद होती है पुरंदर की संधि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शाइस्ता खां की असफलता तथा सूरत की लूट से परेशान होकर औरंगजेब ने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह को शिवाजी के दमन के लिए भेजा। अब क्या था, शाइस्ता खां यहाँ से शिवाजी से हार चुका था। इसके अलावा फिर सूरत की लूट भी शिवाजी कर लेते हैं। इस चीज़ से औरंगजेब काफ़ी परेशान हो जाता है और वो शिवाजी के दमन के लिए जो आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह होते हैं उनको भेजता है। शिवाजी और मिर्जा जयसिंह के मध्य युद्ध होता है। युद्ध में शिवाजी को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि दोनों के मध्य होती है। पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी जो 23 किले उन्होंने अब तक विजित किए थे उसमें से 19 किले उन्हें मुगलों को देने पड़ते हैं। संभाजी जो कि शिवाजी का पुत्र था उसको मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया। बीजापुर के विरुद्ध मुगलों का साथ देने का उसने वचन भी दिया, यानी कि जो शिवाजी थे उन्होंने बीजापुर के विरुद्ध अगर मुगलों का कभी युद्ध होता है तो वो बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करेंगे, ऐसा भी उनको वचन देना वहां पड़ता है। आगे शिवाजी को बाद में कैद किया जाता है। जब शिवाजी को औरंगजेब कैद करता है तो वो देखते हैं। जयसिंह के कहने पर शिवाजी 12 मई 1666 ईस्वी को मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं। दोनों के मध्य जब संधि होती है तो जो जयसिंह होता है उनके कहने पर शिवाजी 12 मई 1666 ईस्वी को मुगल दरबार में जाते हैं, लेकिन उन्हें 5000 के मनसब की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है जो कि शिवाजी को पसंद नहीं आता और वो वहां पर असंतुष्ट हो जाते हैं। बाद में औरंगजेब संभाजी जो शिवाजी का पुत्र था उसको जयपुर महल जो कि आगरा में है वहां बंदी बना लिया जाता है और शिवाजी को भी वहीं पर बंदी बना लिया जाता है।
अब जब शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है तो वो वहां से बाहर निकलने के जुगाड़ सोचते हैं। इसी समय वो क्या करते हैं, बीमारी का बहाना बनाकर अपने हमशक्ल हीरोजी फरजंद की सहायता से मिठाई की टोकरी में छिपकर भाग निकलते हैं। अब मिठाई की टोकरी में छिपकर कैसे निकलते हैं कि जब वो अपनी बीमारी का बहाना बनाते हैं तो वो कहते हैं कि जो अपनी बीमारी को जल्दी से ठीक करने के लिए वो रोज जो गरीब लोग थे उनको फल वितरित करवाते थे, तो फल की टोकरियों को खुद स्वयं छूकर वो सैनिकों के जरिए उनको बाहर भिजवाते थे। शुरुआत में तो क्या हुआ, जो मुगल सैनिक थे वो उनकी जांच पड़ताल करते थे उन टोकरी की। जब उनको उस चीज की आदत पड़ गई तो बाद में उन्होंने जांच पड़ताल करना बंद कर दिया और फिर एक दिन उन्हीं टोकरियों में छुपकर वो वहां से भाग निकलते हैं। पहले मथुरा जाते हैं, फिर प्रयाग जाते हैं, उसके बाद काशी, गोंडवाना, गोलकुंडा होते हुए वो 12 सितंबर 1666 ईस्वी को रायगढ़ पहुंच जाते हैं। बाहर आने के बाद उनकी मुगलों से पुनः संधि होती है। पुनः संधि में क्या होता है, 1668 ईस्वी में मुअज्जम के माध्यम से गजब की संधि होती है। मुअज्जम जो कि औरंगजेब का पुत्र था, उसके माध्यम से संधि होती है। औरंगजेब ने शिवाजी को यहीं पर राजा की उपाधि प्रदान की थी। बीजापुर, गोलकुंडा से चौथ वसूलने का अधिकार भी उन्हें दे दिया गया। संभाजी को बरार में एक मनसब दिया गया। आगे देखते हैं, मुगलों से इसके बाद संधि के बाद फिर पुनः संघर्ष होता है, क्योंकि दोनों के मध्य संधि ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती और पुनः संघर्ष होता है। तो 1670 ईस्वी में पुनः संघर्ष का प्रारंभ हुआ। कारण क्या थे इस संघर्ष के दोबारा शुरू होने के, तो 1670 ईस्वी में कोंकण के मुगल सूबेदार से कई किले शिवाजी ने छीन लिए थे, जो कि क्या थी, पुरंदर की संधि जो इससे पहले हुई थी उसकी अवहेलना थी। धीरे धीरे शिवाजी ने पुरंदर तथा सिंहगढ़ के अतिरिक्त सभी दुर्गों पर अधिकार कर लिया, यानी कि पुरंदर और जो सिंहगढ़ था सिर्फ वही किले मुगलों के पास रह गए थे, बाकी को पुनः शिवाजी ने प्राप्त कर लिया था। दक्षिण में चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलना भी प्रारंभ कर दिया था। शिवाजी ने तानाजी मालुसरे के नेतृत्व में सिंहगढ़ पर भी अपना अधिकार कर लिया था। आपने मूवी देखी होगी तानाजी, वो इसी घटना के ऊपर बनी है। तो शिवाजी ने तानाजी मालुसरे के नेतृत्व में सिंहगढ़ को भी जीत लिया और इसी दौरान तानाजी मालुसरे की मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, 1670 ईस्वी में नीलोपंत मजूमदार के नेतृत्व में पुरंदर पर भी अधिकार कर लिया जाता है। इसके बाद करते हैं वो सूरत की पुनः लूट। सूरत की दूसरी लूट 13 अक्टूबर 1770 ईस्वी में की जाती है। यहाँ से 66 लाख की लूट करते हैं वो दाऊद खां और जो इखलास खां थे उसके नेतृत्व वाली मुगल सेना को वो यहाँ पर पराजित कर देते हैं। इस अगर युद्ध स्थल की बात करें, दोनों के बीच जो युद्ध होता है तो वो कंचन मंचन का दर्रा होता है जहाँ पर युद्ध होता है और इस युद्ध को वाणी डिंडोरी का युद्ध कहा जाता है। 1671 ईस्वी में फिर बाद में ये क्या करते हैं, सलहेरी का दुर्ग विजय करते हैं। 1672 में सूरत को पुनः लूटते हैं। 1673 ईस्वी में पन्हाला दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। इसके अलावा जल सेना के साथ बैदनूर का जो नरेश होता है उसको अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करते हैं। बीजापुर तथा गोलकुंड के राज्यों से चौथ वसूलते हैं। इसी समय बुंदेलखंड से बुंदेला छत्रसाल शिवाजी से मिलने रायगढ़ भी आया था। 1670 से 74 के मध्य शिवाजी ने अपनी खोई शक्ति पुनः प्राप्त कर ली थी, यानी कि जो शक्तियां उन्होंने जो मुगलों से संधि के दौरान खोई थी 1670 से 74 के मध्य उनको पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जब पुनः प्राप्त कर लेते हैं, इनकी शक्ति काफी विस्तृत हो जाती है, तो ये अपना राज्याभिषेक कराते हैं। अब इनके राज्याभिषेक की अगर बात करें तो इनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी में होता है। स्थान रायगढ़ यानी कि रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराते हैं और रायगढ़ को ही अपनी राजधानी भी बनाते हैं। अगर व्यक्ति की बात करें कि किस व्यक्ति ने इनका राज्याभिषेक करवाया था, तो वो काशी के विद्वान थे श्री गंगाधर भट्ट, उन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था। इसी टाइम पे ये छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। सिक्कों की अगर बात करें तो सोने और तांबे के सिक्के ये प्रचलित करवाते हैं, जिनपे श्री शिवाजी छत्रपति उत्कीर्ण था। इनके राज्याभिषेक के समय जो अंग्रेज उपस्थित था वो हेनरी ऑक्सडाइन था और ये वही था जो अंग्रेज कोठी का उस टाइम पे प्रमुख था जब इन्होंने सूरत पर आक्रमण किया था। 17 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी की माता का निधन हो जाता है और जो इनके राज्याभिषेक की तैयारियां थी, जो राज्याभिषेक का जो उत्सव था वो ठंडा पड़ जाता है। उसके बाद ये पुनः दोबारा राज्याभिषेक कराते हैं अपना 24 सितंबर 1674 ईस्वी को, और इस बार जो राज्याभिषेक होता है वो तांत्रिक तरीके से होता है। इनको जो तांत्रिक तरीके से कराया गया राज्याभिषेक था, अगर उसको संपन्न कराने की बात करें तो निश्चलपुरी गोसाई द्वारा इसको संपन्न कराया जाता है, जो कि कांची का प्रसिद्ध तांत्रिक था। राज्याभिषेक के बाद की घटनाओं या जो विजय थी उनकी बात करें तो राज्याभिषेक के बाद की जो विजय थी, मुगल सेनापति बहादुर खां के शिविर पर आक्रमण करते हैं ये और 9 करोड़ रुपए तथा 200 घोड़े वहां से प्राप्त करते हैं। बीजापुर के कोली प्रदेश पर आक्रमण करते हैं, बगलाना और खानदेश पर आक्रमण करते हैं। 1675 ईस्वी में कोल्हापुर पर आक्रमण करते हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, हैदराबाद के प्रदेश पर उसके बाद आक्रमण करते हैं, यानी कि अपना जो साम्राज्य विस्तार था उसको कर रहे थे।
1674 में मुगलों ने कल्याण पर आक्रमण किया तथा मुगल यहाँ पर पराजित इनसे हो जाते हैं। शिवाजी के अगर ये क्या था, ये शिवाजी का अंतिम अभियान था। कर्नाटक अभियान 1677 से 78 ईस्वी में बेलोर, तंजौर एवं जिंजी पर आक्रमण करते हैं। 1678 ईस्वी में जिंजी का किला जीतते हैं, यही इनकी अंतिम विजय थी। इसे दक्षिण भाग की राजधानी बाद में बनाते हैं। यानी कि शिवाजी का जो अंतिम अभियान था वो कर्नाटक अभियान था, जो 1677 से 78 ईस्वी में होता है। इसमें बेलोर, तंजौर और जिंजी पर आक्रमण करते हैं। जो जिंजी का किला था, यानी कि जिंजी पर आक्रमण करके 1678 ईस्वी में जब ये उस किले को जीतते हैं तो वो इनकी अंतिम विजय मानी जाती है। और जिंजी को ही बाद में ये दक्षिण भारत की राजधानी, जो दक्षिण भाग था उसकी राजधानी बनाते हैं। अगर इनके अंतिम दिनों की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा दुख भरे दिन थे इनके लिए। इनका जो पुत्र था संभाजी, वो दक्कन के सूबेदार दिलेर खां से मिल गया था, लेकिन और उसके साथ में इसकी पत्नी येशुबाई भी थी। यानी कि दोनों ही जाकर जो मुगल सूबेदार था दक्कन का, उससे जाकर मिल जाते हैं। लेकिन पुनः जब इनको अकल आती है तो 1 वर्ष बाद वापस आ जाते हैं। 1680 में शिवाजी बीमार पड़ते हैं। 13 अप्रैल 1680 को ज्वर के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर इनके अंतिम संस्कार की बात करें तो जो इनकी दूसरी पत्नी थी सोयराबाई, उनके जो पुत्र थे राजाराम, उन्होंने इनके अंतिम संस्कार को संपन्न कराया था। क्योंकि शिवाजी की मृत्यु के समय जो संभाजी थे इनके पुत्र, वो पन्हाला के दुर्ग में कैद थे। शिवाजी ने इनको नजरबंद किया था जब ये मुगलों के वहां से वापस आ गए थे। शिवाजी की जो एक पत्नी थी पुतलीबाई, वो इनकी मृत्यु के साथ ही सती हो गई थी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह शिवाजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से शिवाजी के उत्तराधिकारियों में राज्य को लेकर युद्ध होते हैं और किस तरह से जो मराठा साम्राज्य का वजीर था, जिसको पेशवा कहते थे, वो अपनी शक्ति को बढ़ाता है और किस तरह से जो मराठा छत्रपति था उसको कंट्रोल में लाता है। यानी कि इसके बाद जो हम मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे वो पेशवाओं के अधीन पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज और मराठों के मध्य युद्ध होते हैं और बाद में जो मराठा साम्राज्य था वो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है। यानी कि अंग्रेज उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लेते हैं। अगर आप इसी तरह से डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।